साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 86 अंक गिरकर 18,105 के पास बंद हुआ तो सेंसेक्स में 293 अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक भी 266 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। लेकिन अगर पूरे महीने की बात करें तो साल के इस आखिरी महीने में निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड भी बनाए। और 2022 में पूरे साल बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन से सेक्टर रहे सुपरस्टार सेक्टर, कौन से सेक्टर्स ने किया निराश, पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ गई है हमारे सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय बाज़ार का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है ये साल। ग्लोबल मार्केट्स को हमने देखा कि इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम कुछ मेजर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ने स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी बैंक ने, आप देख सकते हैं, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस पर जाते हैं तो ये साल हमने देखा कि बैंक्स, मेटल्स, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी जैसे सारे शेयरों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई है। और निफ्टी पीएसयू बैंक खासकर इस पर फोकस करेगा। 69% की बढ़त यहाँ पे हमने देखी है और ये सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें कुछ इंडेक्स, टॉप इंडेक्स लूजर्स, तो आईटी और फार्मा, यहाँ पर हमने देखा था कि कोविड के पीरियड में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, मगर ये साल हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में करीब 26% की गिरावट और निफ्टी फार्मा में हम देख रहे हैं कि 11% की गिरावट देखने मिली है। अब फोकस करते हैं कि निफ्टी कंपनीज में हमने कहाँ तेज़ी और गिरावट देखी है। शुरुआत करेंगे हम टॉप निफ्टी गेनर्स के साथ। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ये साल निफ्टी में शामिल हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 123% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा आईटीसी, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि 50% से अधिक की तेज़ी नज़र आ रही है। अब खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, मगर अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आईटी नाम ये लिस्ट में शामिल है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे सारे आईटी स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है। विप्रो सबसे टॉप लूज़र रहा है, 45% की गिरावट ये स्टॉक में हमने देखी है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस पर भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि वरुण बेवरेजेस मिड कैप में सबसे टॉप गेनर था, देखिए 129% ऊपर था। इसके अलावा कुछ बैंक्स भी ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक में हमने देखा 98% की हमने तेज़ी देखी थी। इसके अलावा अब टॉप मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि धनी सर्विसेज, यहाँ पर हमने 75% की गिरावट देखी है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी हमने देखा कि करीब 61% की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे सारे शेयर्स में भी हमने देखा कि 40% से अधिक की गिरावट देखने मिल रही है। तो ओवरऑल देखें, इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है। 2022 में ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ये थे साल 2022 के सुपर हिट और सुपर फ्लॉप स्टॉक जो आपने देखे। अब आपको बताते हैं 2023 के लिए ब्रोकरेज की टॉप पिक्स कौन सी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद। बिल्कुल, 2023 के नए साल आए हैं, ब्रोकरेज पिक्स पे फोकस रहेगा और आगे क्या होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखना। और हमने हैंड पिक किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउसेज और उनके पिक्स। आईसीआईसीआई डायरेक्ट सबसे पहले रहेगा फोकस में और इनके 5 अहम शेयर हैं वो बता देते हैं। कजारिया सेरामिक्स, स्टेरलाइट टेक, महिंद्रा सीआई, एचडीएफसी एएमसी और नेस्को। इनके जो सारे स्टॉक्स हैं यहाँ से करंट लेवल, मार्केट लेवल से जो है रिटर्न पोटेंशियल देखें तो जो है इन सारे स्टॉक्स में लगभग 15 से लेकर 30% तक का और इजाफा देखने मिल सकता है। अब दूसरा सेट ऑफ स्टॉक्स रहने वाला एक्सिस सिक्योरिटीज़। इनके क्या टॉप पिक्स है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वी मार्ट आता है जहाँ पे लगभग 23% का रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है। ट्रेंट, राइट्स, फेडरल बैंक, मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16 से लेके 18% का रिटर्न जो है आप एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के बाद एसएमसी भी फोकस में रहेगा। इनके बड़े पिक्स के बारे में फोकस में बात करेंगे तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, वी गार्ड है, फिनोलेक्स केबल्स, ज्योति लैब्स, एचजी इंफ्रा, थोड़ा इंफ्रा थीम स्पेसिफिक है। और यहाँ पे जो है 18 से लेके 27% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइसेस से देखने मिल सकता है। लेकिन अब फॉरेन ब्रोकिंग हाउस में भी थोड़ी फोकस कर लेते हैं तो यहाँ पे अब जेफरीज रहेगा और इनके क्या टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है थर्मैक्स, 47% रिटर्न पोटेंशियल इस लिस्ट में दिख रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड, इंडियन होटल्स, कॉनकॉर और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी जो है बुलिश नज़रिया है। लगभग 17 से लेके 28% का रिटर्न पोटेंशियल दिखने वाला है।
और आखिर में मैं बात करूंगा नोमुरा का, ये भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है और इनका जो है टॉप पिक्स में जो है वोल्टस आता है, सीजी कंज्यूमर आता है। इन दोनों स्टॉक्स में 35% का रिटर्न पोटेंशियल जो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो है मेडिकल स्पेस है मेड प्लस, जाइडस लाइफ साइंस और आईटी की मिड कैप पिक है परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 to 51% का रिटर्न्स। तो ओवरऑल जो है बहुत बुलिश नज़रिया देखने मिला और हमने जो खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो देखे हैं जहां पे आपको जो है रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा देखने मिल सकता है, ये ब्रोकरेजेस का मानना है। और अप्रैल से नवंबर के बीच इस साल फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 9.78 लाख करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 6.95 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट ने इस साल बजट घाटे के लक्ष्य का 59% छू लिया है। इस तरह रेवेन्यू गैप भी बढ़कर 5.71 लाख करोड़ हो गया है। अप्रैल से नवंबर के बीच सरकारी खर्च में भी इजाफा हुआ है। हालांकि सरकार की टैक्स रेवेन्यू भी पिछले साल से 15.41 लाख करोड़ से बढ़कर 17.80 लाख करोड़ रहा। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत। देवेंद्र सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि फिजिकल डेफिसिट का जो ये आंकड़ा, ये क्या टेंशन की बात है? देखिए, ये जो आंकड़ा है, ये अगर हम इसको हमें जब देखना चाहिए तो इसको हमें देखना चाहिए कि सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया था 1 फरवरी 2022 को, तो सरकार ने क्या बोला था फिस्कल डेफिसिट के लिए। तो सरकार का ये मानना था फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 6.4% रहेगा। अब उसके पीछे जो अलग अलग एजम्पशंस थी, उसमें सबसे पहले एजम्पशन होती है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो कैसे ग्रो करेगा। उनका मानना था 11%, जब हमारे हिसाब से ये इस साल में जीडीपी कोई 15 से 16% के करीब नॉमिनल टर्म में बढ़ेगा। और उसके कारण हमें जो टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ है, जो कि सरकार का मानना था 9.6% बढ़ना है, वो अभी तक हम देख रहे हैं तो 15% से ज्यादा की उसमें वृद्धि दर हमें देखने को मिल रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जो एक्सपेंडिचर जिसके बारे में उस समय अनुमान नहीं लगाए गए थे, क्योंकि जिस समय बजट प्रस्तुत हुआ ये नहीं पता था कि यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण गैस के दाम बहुत बढ़ेंगे और गैस के दाम बढ़ते ही आपके फर्टिलाइजर सब्सिडी पे असर पड़ता है, और क्या फूड सब्सिडी पे जो फालतू खर्चा, एडिशनल खर्चा जो है। तो ये मानना है कि जितना ये एडिशनल रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, उस सब के कारण जो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी आया है, कोई 2.5-3 लाख करोड़ के करीब, वो सबको इसको करने में सक्षम रहेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन टारगेट जो है सरकार के, अगर वो बहुत ज्यादा इधर उधर होते हैं या उनमें जो उम्मीद के अनुरूप जितना पैसा आना सोचा गया है उससे काफी कम, अगर ज्यादा कम आता है, तो शायद ये फिस्कल डेफिसिट 6.4% से थोड़ा बढ़ सकता है। परंतु अभी तक जो रुझान है, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से यह है कि सरकार 6.4% पे अपना फिस्कल डेफिसिट रखेगी। मार्केट में जो एडिशनल बोरोइंग है, जो क्योंकि सरकार सबसे पहले सरकार पैसा उठाती है बाजार से, बाकी लोग को उसके बाद मिलता है, तो वो जो है, या ये कह लीजिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सरकार अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए लेती है। और उसके कारण अगर सरकार का ज्यादा डेफिसिट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ता है। तो वो जो है उसकी उम्मीद कम लग रही है कि यहाँ से आगे इस साल के अंत तक जो मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिसको जनरली हम 10 साल के जिस रेट पे सरकार 10 साल की बोरोइंग करती है, 10 ईयर जीसेक, उस पर बहुत ज्यादा चेंज आने की उम्मीद कम है। तो ये आंकड़ा उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छा आंकड़ा लगता है। देवेंद्र साहब, आप बने रहिए, मैं थोड़ा सा आईआईपी पे के डाटा पे भी आऊँगा। अगर आईआईपी डाटा की बात करें तो अप्रैल से नवंबर के बीच इस साल कोर इंडस्ट्री ग्रोथ में पिछले साल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल के 13.9% से घटकर 8% रही। हालांकि नवंबर में 8 कोर इंडस्ट्री में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 5.4% रही। नवंबर महीने में कोयला उत्पादन 12.3% बढ़ा, लेकिन क्रूड और नेचुरल गैस के उत्पादन में कमी आई। देवेंद्र सर, यही समझना चाहूँगा, नवंबर में
पॉजिटिव और पूरे साल भर का देखें तो नेगेटिव, क्या मायने निकाले जाए इस आईआईपी डाटा का? देखिए, जो कोर सेक्टर का डेटा है, आईआईपी का नवंबर का डेटा हमारा 12 जनवरी को आएगा। ये कोर सेक्टर है, 8 सेक्टर जो आईआईपी में कोई तकरीबन 40% से ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो जब हमारे पास 2000 FY22 मतलब पिछले फिस्कल ईयर का डेटा था, उसका जो बेस था जिसके ऊपर, क्योंकि ये साल दर साल बढ़ोतरी या किस हिसाब से गिरावट होती है उसके ऊपर आता है। और जब हम देखें उसको एक साल पीछे जाएं तो पिछले साल का डेटा जो था वो कोविड इम्पैक्टेड बेस ईयर होने के कारण वो हमें ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, और उस ज्यादा बेस के कारण हमें इस साल की ग्रोथ कम देखने को मिल रही है। परंतु अगर हम देखें इसको तो इसमें देखिए, जैसे स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एक महीने का आंकड़ा देखना कोई ज्यादा वो नहीं है। जो आपने पहले बताया अप्रैल से नवंबर तक का डेटा, अगर उस आंकड़े को देखें तो वो ज्यादा एक अच्छी हमें दिशा दे सकता है कि किस तरह इकोनॉमी की रफ्तार जा रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, 9% अगर हम देखें, 9% बहुत अच्छा है। कोर सेक्टर 9% ग्रो कर रहा है, 40% वेट है आईआईपी में, तो आपको लगभग 4% के करीब आईआईपी में इसकी ग्रोथ देखने को, कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। परंतु इसको हम देखें तो जो भी हमारा ऑयल सेक्टर वाला डेटा है, वहां पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार, बहुत बुरी है, अच्छी नहीं है। आपका कोल अच्छा कर रहा है, सीमेंट अच्छा कर रहा है, स्टील का अच्छा कर रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जब इकोनॉमी में जब जीडीपी का भी डेटा आया, हमें देखने को मिला कि 2 इंजन पे इकोनॉमी दौड़ रही है। एक इंजन वो है जिसमें उच्च वर्ग के लोगों, उनके कंजम्पशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, परंतु दूसरी तरफ यह है कि निम्न आय वर्ग या मध्य आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अभी भी कठिनाई के दिन हैं। और ये सरकार का फ्री राशन जो है पूरे साल भर के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड करने, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग हैं वो अभी भी कुछ परेशानी में है। तो जब तक आपको स्टील और सीमेंट सेक्टर अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, आपके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आपके जो आपके रेलवे स्टेशन है उनके सौंदर्यीकरण या नवीनीकरण का प्रोग्राम चल रहा है, तो उन सब के कारण। परंतु जैसे ही आप देखेंगे कोल, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी है, हम अभी भी 70% के करीब हमारी पावर जनरेशन जो है वो कोल बेस्ड है। सर, यानी कि जो डेटा है लगभग एक तरह से संतुष्ट करने वाला है और उम्मीद है कि और ज़्यादा बेहतर इसमें आएंगे। शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं, नए साल से पहले सरकार ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बदलाव किया है। 1 साल की स्कीम पर ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दी गई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो तिमाही समीक्षा की जाती है सरकार के द्वारा, वहां पर ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, बदलाव किया गया है। सितंबर तिमाही में समीक्षा के दौरान कई सारी जो छोटी सेविंग स्कीम्स थी वहां पर बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अब जो 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। तो 1 साल की टाइम डिपॉजिट में पहले 5.5% ब्याज मिलता था, उसे बढ़ा के 6.6% कर दिया है। इसी के साथ ही 2 साल की टाइम डिपॉजिट में ब्याज जो 5.7% था उसे बढ़ा के 6.8% कर दिया है। इसके अलावा 3 साल की टाइम डिपॉजिट का ब्याज 5.8% से बढ़ा के 6.9% कर दिया है। 5 साल का जो डिपॉजिट है उसमें भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। 6.7% जो पहले पुरानी ब्याज दर थी, यानी 1 सितंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, उसमें बढ़ोतरी करके अब 7% कर दिया गया है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके अंदर ब्याज दर में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। जो 7.6% थी, अब वो सीनियर सिटीजन्स को जो ब्याज है वो 8% मिलेगा नए साल के अंदर। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, वहां पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है 20 बेसिस पॉइंट की। अभी तक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज दर था 6.8%, अब वो ब्याज दर जो होगी वो 7% होगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, पीपीएफ जिसे कहा जाता है, वहां पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो नए साल के अंदर भी, नए साल की पहली तिमाही यानी 1 जनवरी 2023
2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पीपीएफ का ब्याज दर 7.1% ही रहेगी। लेकिन किसान विकास पत्र जो 7% की ब्याज दर से 123 महीने में मैच्योर होते थे, तो वहां पर अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और अब जो है 7.2% की ब्याज दर से किसान विकास पत्र जो है उसकी जो मैच्योरिटी अवधि है वो 120 महीने रहेगी। इसके अलावा जो सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए काफी फ्लैगशिप पॉपुलर योजना है, वहां पर भी ब्याज दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी जो निवेश करने पे ब्याज दर है वो 7.6% ही रहेगी। तो कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जहां पर लोगों के द्वारा निवेश किया जाता है, छोटी बचत के लिए निवेश किया जाता है, वहां पर तिमाही समीक्षा में सरकार ने बदलाव किया है और ये जो ब्याज दर की बदलाव है वो 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे 31 मार्च 2023 तक। साल 2022 सोने चांदी के लिए कैसा रहा है और नए साल में बुलियन मार्केट से क्या है उम्मीदें, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन बताएं। देखिए 2022 काफ़ी बेहतर साल रहा। हालांकि साल के मध्य आते आते सुस्ती ज़रूर दिखी थी और एक सितंबर आते आते एक काफ़ी नीचे का लेवल भी ज़रूर दिखा, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे साल की बात करें तो गोल्ड ने 14% से ज़्यादा का रिटर्न 2022 में दिया है और चांदी में एमसीएक्स सिल्वर में 11% से ज़्यादा का रिटर्न चांदी में भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद से हमने मार्च के बाद से ज़बरदस्त एक तेज़ी दिखी थी, बाद में सुस्ती दिखी मिडिल ऑफ द ईयर आते आते, लेकिन बाद में फिर साल के अंत आते थे फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिली और नए साल को लेकर भी आउटलुक काफी ज्यादा है। हमने एक बड़ा ब्रोकरेज पोल भी किया है तो वहां पर 70 से 80% ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 2023 में सोना 60,000 के ऊपर भी जा सकता है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी है उनको लगता है कि 62,000 के ऊपरी स्तर तक सोना 2023 में जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में कई सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी थे जिन्होंने 90,000 रुपए तक का भी टारगेट नए साल के लिए दिया है। वहीं 70% ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि 80,000 रुपए के ऊपर चांदी जा सकती है। तो एक जबरदस्त रफ्तार गोल्ड और सिल्वर में 2023 में यानी नए साल में भी देखने को मिल सकती है। चांदी के लिए सबसे बड़े ट्रिगर है जो इंडस्ट्रियल डिमांड 2023 में देखने को मिलेगी। चाइना रीओपनिंग की स्टोरी यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट करेगा। गोल्ड की बात करें तो सेफ हेवन बाइंग आएगी, साथ ही जो सेंट्रल बैंकों का जो सख्त रुख है वहाँ पर नरमी देखने को मिलेगी। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर के कीमतों को यहाँ पर 2023 में ड्राइव करेंगे और एक नई ऊंचाई तक गोल्ड और सिल्वर नया रिकॉर्ड नए साल में भी छू सकता है। सराय ग्रुप की 2 कंपनियों को खरीदने के लिए रस्साकसी जारी है। ऑथम इन्वेस्टमेंट ने दोनों कंपनियों के लिए अपनी बोली बढ़ाकर 3 गुना कर दी है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, श्री ग्रुप कंपनीज को एक्वायर करने की रेस में फिर से एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो अपनी पुरानी बिड थी 4500 करोड़ रुपए की, उसको बढ़ाकर करीब 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये कहानी ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये हाईएस्ट बिडर घोषित हो जाएंगे, बल्कि जो बाकी जो बिडर्स हैं उन्होंने भी अपने रिवाइज रेजोल्यूशन पेश किए हैं। मसलन जो वर्डे एरिना ग्रुप कंसोर्शियम है उसने करीब 14,500 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है और जो NARCL है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने भी 14,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अब जो डिसीजन होगा वो एक चैलेंजर राउंड के बाद होगा। ये चैलेंजर राउंड में बाकी जो बिडर्स हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब अपने बिड को इंप्रूव कर सकते हैं और ये अगले हफ्ते कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद COC एक वोटिंग करेगी, मतलब जो कमेटी ऑफ कंसोर्शियम होती है जो लेंडर्स की, वहां पर वोटिंग बेस्ड ऑन इंटरनल्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, मीनिंग जितना भी उसमें कैश अपफ्रंट ज्यादा होगा या फिर जो अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू लेंडर्स को जिस भी प्लान में ज्यादा मिलेगी लेंडर्स वहां पर जाना चाहेंगे। तो ये मीटिंग जो होने वाली है वो अगले हफ्ते होगी और जो चैलेंजर राउंड है वो मंगलवार को होगा। अगर हम टोटल डेट की बात करें श्री ग्रुप कंपनीज की तो ये करीब 32,000 करोड़ रुपए है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ये लीड क्रेडिटर्स थे श्री ग्रुप कंपनीज के और इसको इंसॉल्वेंसी में गए हुए करीब 1 साल हो गया है। अब देखना यह होगा कि कितना जल्दी इन दोनों कंपनीज का रिजोल्यूशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोकस जरा शिफ्ट करते हैं और नजर डालते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। एक ऐसा ब्रांड जिसने साल दर साल 8% का इजाफा देखा है और अपने नए मॉडल वॉक्सवैगन वर्चस और टाइगन SUV लॉन्च कर उसकी बढ़ती मांग भी देखी है। आइए एक नजर डालते हैं।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने हमारे चॉइस को लाड प्यार से बिगाड़ा है। ऐसे में फोक्सवागन ने फोक्सवागन टाइगुन और फोक्सवागन वर्टुस का लॉन्च करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में फिर एक बार अपनी नई पहचान बनाई है। Volkswagen as a brand, we have had an outstanding year, I would say. Since last year, we have been actually transforming our brand and our portfolio in the Indian market with the launch of the Taigun last year, with the launch of the Tiguan early this year, and then the blockbuster launch of the Virtus in the month of June. So these are three new cars which have not only transformed the product portfolio that we have in the Indian market, but also given a new dimension to the brand. सप्लाई चेन की चुनौतियों के बावजूद ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को सफलतापूर्वक बनाए रखा है और साथ ही सेफ्टी, डिजाइन और परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखा है। The safety aspect of our cars is something which is the basic DNA of any Volkswagen car. When we start designing cars itself, safety is the basic principle around which we design our cars. So that way, GNCAP was clearly an affirmation of what we stand for, and I'm very proud to say that the Taigun very clearly demonstrated through the GNCAP rating that it is the safest car in India, with a 5-star rating on occupant safety and, more importantly, also for child safety. And that we believe very clearly is a fun to drive experience with safety assured. Right? So you can only enjoy a car and the feel of a car and the drive of a car if you feel safe around it. And that's what exactly Volkswagen offers. We offer a fun to drive experience with the assurance of safety. फिलहाल स्वदेश और में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और 80 नाउ स्वदेश के दर्शकों को, 80 नाउ स्वदेश की पूरी टीम को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, 80 नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आने वाला साल हम सबके लिए फायदेमंद हो, मैं ये दुआ भी करता हूं, मेरी ये आशा भी है। 80 नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं जैसा रिवॉर्डिंग ईयर 2022 रहा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जो पर्टिकुलरली भारतीय इक्विटी इन्वेस्टर्स रहे हैं, वह उससे बेहतरीन साल 2023 आप सभी के लिए रहेगा। तो इस साल आप अच्छे से अच्छा निवेश अच्छी कंपनियों में करें, स्वस्थ रहें और आपके निवेश आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न दे, यही मेरी कामना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश रिवाइंड 2022। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। साल 2022 अब बस यादों में रह जाएगा और हम स्वागत कर रहे हैं नए साल 2023 का। लेकिन 2022 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया, 2022 में बाजार में कहाँ खुशी कहाँ गम नजर आया, हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2022 का पूरा लेखा जोखा, बाजार से लेकर बॉलीवुड तक का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की। सबसे पहले देखते हैं 2022 में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कितना दम दिखाया। पूरी दुनिया में साल 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थी 3 चीजें। एक तो कोरोना, दूसरा रूस यूक्रेन जंग और इन दोनों की वजह से तीसरा चर्चा का मुद्दा था महंगाई। लेकिन इस मुश्किल दौर में भारत बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर रहा और यही वजह थी जिसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बनाया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान 2022-23 में 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इसके अलावा भारत का अप्रैल से नवंबर तक का एक्सपोर्ट भी बढ़कर 17.72% हुआ। खासकर साल 2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट में तो भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया और दुनिया के लिए चीन और यूरोप का विकल्प बनकर उभरा।
इक्विटी मार्केट में जहां निफ्टी ने इस साल 3% रिटर्न दिया, जबकि दुनिया का मार्केट करीब 20% तक गया। इन सब के बीच इक्विटी मार्केट के लिए 2022 में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि भारत में डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 10 करोड़ पार कर गया और DIS ने तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2.66 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में निवेश कर डाले। करेंसी को लेकर इस साल कुछ चिंता तो रही। रुपए के मुकाबले डॉलर 9% मजबूत हुआ और रुपया 12% कमजोर। लेकिन बाकी देशों की करेंसी से तुलना करें तो उन देशों की करेंसी करीब 30% कमजोर हुई। वहीं रुपये की कमजोरी और महंगाई से निपटने के लिए RBI ने एक्शन प्लान भी बनाया और ब्याज दरों में 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की। लेकिन कुल मिलाकर 2022 की विषम परिस्थितियों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी शानदार रही और जाते जाते भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली और उम्मीद है ये ग्रोथ स्टोरी 2023 में और रफ्तार बढ़ेगी। और साल 2022 जब आया था तो क्या जोश था, क्या उमंग थी, तरंग थी। मगर इस साल कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज की जाएंगी। आने वाले साल को सलाम करने की बात जब हो रही है तो जाने वाले साल को भी याद करना पड़ेगा। दुनिया में घटी 2022 की टॉप 10 घटनाओं को आपके सामने पेश करते हैं। हमेशा नई उमंग, नए जोश और नई उम्मीदों के साथ नया साल आता है और पुराना साल कुछ ऐसी कहानियां छोड़ जाता है जो इतिहास के पन्नों में एक बड़ी घटना के तौर पर दर्ज हो जाती है। साल 2022 में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटी जिन्हें दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी। इस साल की सबसे बड़ी घटना 24 फरवरी को घटी, जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह हो गए। रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए और परमाणु हमले की धमकियां तक दी गई। वहीं एलन मस्क के ट्विटर को खरीदना भी इस साल की बड़ी डील थी। 14 अप्रैल 2022 को टेस्ला के CEO एलन मस्क ने 36,025 करोड़ रुपए में ट्विटर खरीदा। ये डील काफी विवादों में रही, जब स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से एक बार तो मस्क ने डील को तोड़ने का फैसला कर लिया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए तैयार हो गए। साल 2022 को श्रीलंका कभी नहीं भूलेगा। जून 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जैसे ही बताया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके बाद से श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में आर्थिक इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर पर लोगों ने कब्जा कर लिया और महीनों से जारी मुद्रा संकट ने श्रीलंका की आबादी के एक बहुत बड़े तबके को गरीबी में धकेल दिया है। वहीं 8 जुलाई 2022 का दिन जापान के इतिहास का एक दर्दनाक दिन था, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आबे पश्चिमी शहर नारा में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के इलेक्शन के कैंपेन में स्पीच दे रहे थे। तभी हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। मौसम के लिहाज से इस साल यूरोप की गर्मी भी सुर्खियों में रही। जुलाई की शुरुआत में यूरोप के कुछ हिस्सों में पारा खतरनाक रूप से बढ़ गया था। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और क्रोएशिया के जंगल की आग के कारण भीषण गर्मी की चपेट में ये पूरे देश आ गए थे। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप में ट्रेन के सिग्नल पिघल गए। ट्रेन सिग्नल पिघलने के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए।
ब्रिटेन के लिए साल उनकी महारानी की मृत्यु के लिए याद रखा जाएगा, जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। 70 साल और 211 दिन तक सिंहासन पर रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। ईरान के लिए साल बवाल के नाम रहा। इस साल 16 सितंबर को ईरान में हिजाब को लेकर बवाल हो गया और अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 16 सितंबर को ईरान की 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब का विरोध शुरू हुआ था। इस घटना के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध की आग लग गई थी। 140 शहरों में विरोध की आग पहुंच गई। इस साल की एक और बड़ी खबर रही यूके की, जहां 2 महीने में 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे के बाद ऋषि सुनक ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव में जीत हासिल करने वाली लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिनों में ही एहसास हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के लिहाज से भी ये साल काफी कामयाब रहा, जहां भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को रखा गया है। तो ये थी साल 2022 की वो बड़ी घटनाएं जिसके लिए ये साल याद रखा जाएगा। ET नाउ स्वदेश। और कोरोना काल में आईटी शेयरों ने जमकर धमाल मचाया था, लेकिन साल 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकल गई। आईटी शेयरों के लिए ये साल क्यों खराब बीता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के दौरान आईटी शेयरों ने जोरदार रिटर्न दिए। ऑटोमेशन बढ़ने और कंपनियों के आईटी पर खर्च समय से पहले करने के कारण आईटी डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिला, जिससे आईटी शेयरों में फर्राटा रफ्तार दिखी। साल 2021 में विप्रो और टेक महिंद्रा ने करीब 85%, तो इन्फोसिस, HCL टेक और TCS जैसी कंपनियों ने 30 से 50% के रिटर्न दिए। लेकिन 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकलने लगी। आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में कोई खास कमजोरी नहीं आई, लेकिन महंगे वैल्यूएशन, दरों में बढ़ोतरी, डिमांड को लेकर चिंता से इस साल आईटी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली। विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों ने तो इस साल 40% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए। आईटी कंपनियों के लिए अगले साल भी माहौल अच्छा रहने की उम्मीद कम ही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने के कारण मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिससे आईटी डिमांड में कमी आने की आशंका है। नोमुरा का कहना है कि डिमांड में कमी के संकेत दिखने शुरू भी हो गए हैं। यही कारण है कि HCL टेक जैसी कुछ कंपनियों ने अपनी गाइडेंस में कटौती करना भी शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि आईटी सेक्टर के लिए छोटी अवधि में री रेटिंग के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं है। वैसे 2022 का साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा। 2020 और 21 में कोरोना के कारण ऑटो इंडस्ट्री में रिवर्स गियर नजर आया था, लेकिन 2022 में ऑटो इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी। इस दौरान ऑटो इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव भी हुए। ऑटो इंडस्ट्री एक बार फिर से टॉप गियर में है। सप्लाई चेन की बाधा और सेमीकंडक्टर की दिक्कतें कम होते ही फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की बिक्री ने जो रफ्तार पकड़ी, वो शादियों के सीजन में भी जारी दिख रही है। 2022 में फेस्टिवल सीजन पिछले 4 साल में सबसे बेहतर रहा है। फाडा के आंकड़ों पर नजर डालें तो मासिक आधार पर 2 व्हीलर्स की बिक्री में 24%, 3 व्हीलर में 80%, पैसेंजर व्हीकल में 21%, कमर्शियल वाहनों में 33%, तो ट्रैक्टर की बिक्री में 57% का उछाल दिखा है। 2022 में ऑटो सेक्टर को नए लॉन्च और इनोवेशन से भी फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करते हुए देखा गया। नितिन गडकरी ने 2022 में टोयोटा मिराई नाम की फ्लेक्स फ्यूल कार को भारत में लॉन्च किया। साल 2022 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी शानदार रहा।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। टाटा जैसी बड़ी ऑटो कंपनी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान में ईवी का विकल्प उतार दिया है। डिमांड बढ़ती देख मर्सिडीज बेंज ने पहली बार जर्मनी से बाहर भारत में ईवी का असेंबलिंग बेस बनाया है। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ई स्कूटर में आग लगने की खबरें भी आईं, जिससे ईवी के सेफ्टी को लेकर चिंता बरकरार है। और साल 2022 एविएशन सेक्टर के लिए भी शानदार रहा। इस साल एविएशन सेक्टर में कई बड़ी डील हुई, साथ ही नई एयरलाइंस ने भी भारी कंपटीशन वाले एविएशन के आकाश में उड़ान भरी। दो 2022 में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी घटना रही टाटा एयर इंडिया डील। जनवरी में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा किया और टाटा ने महाराजा का खुले दिल से स्वागत किया। टाटा ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर पूरी हिस्सेदारी खरीदी। एविएशन सेक्टर में टाटा की नई उड़ान एयर इंडिया तक ही नहीं रुकी। जनवरी से नवंबर आते आते टाटा ने एयर एशिया में भी 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इससे पहले एयर एशिया में टाटा सन्स की करीब 84% हिस्सेदारी थी। टाटा ग्रुप अपनी सस्ती उड़ान को एक ही ब्रांड एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर ला रहा है और उम्मीद है कि 2023 में इसका एयर एशिया इंडिया के साथ विलय हो जाएगा। जनवरी में एयर इंडिया, फिर नवंबर के शुरू में एयर एशिया और फिर 29 नवंबर को टाटा ने एयर इंडिया में विस्तारा के विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि मर्जर के बाद बनी कंपनी में सिंगापुर एयरलाइंस की भी 25.1% हिस्सेदारी होगी। ये सौदा एयर इंडिया को देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कैरियर बनाने के साथ दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बना देगा। 2022 में एविएशन सेक्टर में टाटा के इतर भी कई धमाकेदार खबरें आई। 7 जुलाई को दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की निवेश वाली अकासा एयर को डीजीसीए से मंजूरी मिली और 7 अगस्त से एयरलाइंस ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर उड़ान भी शुरू कर दी। और भारत ने 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में इतिहास रचा। इस साल देश को 5G मिला, जिससे लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। साल 2022 टेलीकॉम क्रांति का भी गवाह बना। 5G के आने से एजुकेशन, मेडिकल, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में क्रांति आ जाएगी। 5G से एंटरटेनमेंट का पूरा चेहरा बदल जाएगा। 1 अगस्त को देश में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 दिनों तक चले ऑक्शन में सरकार को करीब 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ऑक्शन में कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रखे गए थे, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री हो गई। 5G नीलामी में चैंपियन रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 88,078 करोड़ के 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे। दूसरे स्थान पर रही भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, जबकि अडानी ने 400 मेगाहर्ट्ज और वोडाफोन आइडिया ने 2,668 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। 1 अक्टूबर को लॉन्चिंग के बाद अब तक 14 राज्यों के 50 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। गुजरात में सबसे ज्यादा 33 जिलों में 5G की सर्विस मिल रही है। और साल 2022 देश के कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ी डील्स के लिए भी जाना गया। 2022 में कई बड़े मर्जर हुए। आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा मर्जर्स पर। एविएशन में टाटा की उड़ान। इस साल जनवरी में देश की सबसे पुरानी और सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप में शामिल हुई। 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया और विस्तारा के मर्जर का भी ऐलान किया। 2022 के इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। 4 अप्रैल को
एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ, जो नए साल में जून तक पूरा होने की उम्मीद है। 2022 में एंटरटेनमेंट जगत में भी बड़ा मर्जर हुआ। भारत की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और आइनॉक्स में 27 मार्च को मर्जर को लेकर बड़ी बैठक हुई और दोनों कंपनियों ने विलय के लिए हामी भर दी। नई कंपनी के पास देश भर में 1500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। इसी साल अक्टूबर में सीसीआई ने सोनी जी मर्जर के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल 2021 में मर्जर का ऐलान किया था। इसी साल जून महीने में फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के बीच भी बड़ी डील हुई। जोमेटो ने 4,447 करोड़ रुपए में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया। 2022 में सॉफ्टवेयर सेक्टर की बड़ी डील हुई माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक के बीच। मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री देश की 5वीं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। 2022 में अडानी ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में एंट्री मारी और देश की लीडिंग कंपनी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया। अंबुजा के अलावा अडानी ने कंपनी की सब्सिडरी एसीसी में भी हिस्सा खरीदा। इस साल की सबसे चर्चित डील रही अडानी एनडीटीवी डील। अडानी समूह ने आरआरपीआर का अधिग्रहण कर लिया। आरआरपीआर के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। और चलिए अब बात करते हैं 2022 के बिलियनर्स की। बात दुनिया के ऐसे अमीर व्यक्तियों की जो 2022 जैसे चैलेंजिंग ईयर में भी खूब पैसा बनाते नजर आए और मार्केट कैपिटल के दम पर दुनिया के बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 2022 में दुनिया में 2668 अरबपति हैं। दुनिया के टॉप के 10 अमीरों में 2 भारतीय नाम भी शामिल हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। वहीं एक नजर डालें दुनिया के 3 सबसे बड़े अरबपतियों पर, तो पहले नंबर पर नाम आता है बर्नार्ड अर्नोल्ड का, जो कि LVMH के CEO और चेयरपर्सन है। इसके बाद टेस्ला के को-फाउंडर और CEO एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं, जो हाल ही में पहले नंबर से खिसक कर दूसरे नंबर पर आए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है गौतम अडानी का, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नोल्ड के लिए साल 2022 खास नहीं रहा, क्योंकि साल की शुरुआत में इनके पास $178 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब घटकर $159 बिलियन हो गई है। इसके बावजूद ये नंबर 1 पर काबिज है। वहीं दूसरे नंबर पर एलन मस्क, जिनके लिए तो ये साल काफी खराब साल माना जा रहा है। 2022 की शुरुआत में मस्क के पास $208 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज था, लेकिन अब इनकी संपत्ति आधी हो चुकी है और अब $149 बिलियन के साथ ये अमीरों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। वहीं सबसे शानदार साल रहा भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी का, जिनकी संपत्ति इस साल बेतहाशा बढ़ी। 2022 की शुरुआत में इनके पास $76 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब बढ़कर $110 बिलियन हो चुकी है और इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो ये तो थी दुनिया के 3 अमीरों की लिस्ट। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में एक और भारतीय का नाम है, वो है मुकेश अंबानी, जिनके लिए ये साल मिला जुला रहा। इस साल उनकी कुल संपत्ति $90 बिलियन से घटकर $85 बिलियन तक पहुंच गई। तो ये तो बात हुई बिजनेस जगत की, बात हुई साल की बड़ी घटनाओं की, हर एक सेक्टर की। लेकिन साल 2022 फिल्मों के लिहाज से कैसा रहा? किन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमाया? चलिए इस खास रिपोर्ट में देख लेते हैं। – 2022 में हिट की कहानी शुरू होती है लकी 2 के कनेक्शन से। दृश्यम 2, KGF 2, कार्तिकेया 2, भूल भुलैया 2, ये वो नाम हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कामयाबी पाई
जिसके लिए बड़े बड़े नाम तरस रहे थे। अजय देवगन की दृश्यम 2 को छोड़ दें तो बाकी फिल्मों की कमान फ्रेश चेहरों की ताजा तरीन स्टारडम पर थी और टैलेंट की इस नई खान ने सूने पड़े बॉक्स ऑफिस पर बहार लौटाई। वैसे लकी 2 न्यूमरोलॉजी का कोई टोटका नहीं था, ये तो कंटेंट का करिश्मा था। कहानी के ताने बाने में वो कशिश थी जिसने दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाया। वैसे हिट लिस्ट लंबी है मेरे दोस्त, कलेक्शन की पूरी कहानी अभी बाकी है। 2022 में कलेक्शन के किंग को देखें तो KGF 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 1200 करोड़ के पार निकली। RRR ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। दृश्यम 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ के पार गई। द कश्मीर फाइल्स की वर्ल्ड वाइड कमाई 341 करोड़ के पार रही। ब्रह्मास्त्र की वर्ल्ड वाइड कमाई 418 करोड़ रही। वहीं कांतारा की वर्ल्ड वाइड कमाई 400 करोड़ के ऊपर रही। पोन्नियन सेल्वन की कमाई 500 करोड़ के करीब गई तो कार्तिकेया 2 ने 125 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि ये फिल्म 40 से 50 करोड़ के बजट में बनी थी। 777 चार्ली ने भी 105 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की, जबकि इस फिल्म का बजट महज 35 करोड़ था। कम बजट वाली ऊंचाई ने जहां 40 करोड़ कमाए तो वहीं सीतारामम ने 100 करोड़ का कलेक्शन किया। इन फिल्मों की लिस्ट पर गौर करें तो कई ऐसी फिल्में हैं जिनका ना तो बजट भारी भरकम था और न ही इन फिल्मों में मेगा स्टार्स का मेला लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, बॉक्स ऑफिस पर जो जीता वही सिकंदर। इसीलिए मुनाफे के मोर्चे पर इन छोटे बजट की फिल्मों ने बड़ा धमाका किया। ये साल बॉलीवुड के मसाला फॉर्मूले से हटकर नई कहानियों के स्वागत का साल था। दरअसल OTT ने कोरोना काल में लोगों को बेहतर कंटेंट देकर ऑडियंस का टेस्ट बदला और फॉर्मूला फिल्मों का तिलिस्म तोड़ दिया। इसका फायदा लीक से हटकर बनने वाली फिल्मों को खूब मिला। इनमें शामिल रही कश्मीरी पंडितों के दमन पर बनी दर्दनाक दास्तां द कश्मीर फाइल्स, एक छोटे से गांव की पुरानी परंपरा पर बेस्ड कांतारा को तो मेट्रो सिटीज के दर्शकों ने भी सलाम किया। इस साल की गेम चेंजर इंडस्ट्री रही कन्नड़ा इंडस्ट्री। कांतारा हो या KGF चैप्टर 2 या फिर 777 चार्ली, सभी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का करिश्मा किया और बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ा फिल्मों के करिश्मे ने भाषाई बंधनों को तोड़ दिया। भारत के हर दर्शक वर्ग के दिलों में ऐसी जगह बना ली जिसका ख्वाब कभी रीजनल सिनेमा ने नहीं देखा था। कुल मिलाकर साल 2022 एक्सपेरिमेंट्स का साल था। किसी खास इमेज में बंधे सितारे को दर्शकों ने नकार दिया तो लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी खूब चला, मगर सिर्फ अपनी कहानी के दम पर। सिनेमा की इस साल की सक्सेस स्टोरी पैन इंडियन रही और संदेश दिया कि बॉक्स ऑफिस पर उसी का सिक्का चलेगा जिसकी कहानी और अंदाज में दम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। तो ये था रिवाइंड 2022। आपको हमने पिछले आधे घंटे में 2022 की कारोबार से लेकर एंटरटेनमेंट जगत की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी ये विशेष पेशकश पसंद आई हो। अब स्वागत 2023 का है, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।